प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रत्युष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं हिंदी स्पर्श का एक पाठ है जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। इसके रचनाकार हैं सीताराम सेकसरिया जी। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोगों को इनके लेखक के विषय में कुछ जानकारी होनी चाहिए। सीताराम सेकसरिया जी का जन्म राजस्थान के नवलगढ़ में 1892 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई थी। मूल रूप से राजस्थान के नवलगढ़ के होने के बावजूद भी इनका ज़्यादातर समय कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में हुआ था। वैसे तो ये विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह गए थे, फिर भी इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा भाषा पे अच्छी पकड़ बनाई। व्यापार व्यवसाय में लगे होने के बावजूद भी इन्होंने राजनैतिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षा के संस्थानों में एक योग्य प्रेरक, संस्थापक और संचालक के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज़ाद हिंद फौज में मंत्री के पद पर सुशोभित हुए। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में कई रचनाएं की जो यथार्थवाद पे निर्भर था और जो इस पाठ में इन्होंने लिखने का जो प्रयास किया है वह कहीं न कहीं इनके निजी डायरी का अंश है। 1962 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। सीताराम सेकसरिया जी का एक अपना व्यक्तित्व रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी समाज में घटित हो रही घटना को देखा, इन्होंने अपनी निजी डायरी में इसे जगह दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुलाम भारत सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। जो डायरी का एक पन्ना है, इसमें सीताराम सेकसरिया जी ने 26 जनवरी 1931 जो गुलाम भारत का द्वितीय स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन जो भी घटनाएं हुई हैं उनका बड़ा सूक्ष्मता से, बड़ा सफलपूर्वक वर्णन उन्होंने किया है। इसमें उन्होंने जो कुछ भी साक्षात्कार किया उस दिन, स्वयं लेखक महोदय ने उस दिन झंडोत्तोलन में हिस्सा लिया और पूरे दिन जो कुछ भी हुआ उन्होंने अपने निजी डायरी में लिखा, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ब्रिटिश शासन एक चुनौती के रूप में लिया था कि वह गुलाम भारतवासियों को झंडोत्तोलन नहीं करने देगा, लेकिन इतना जनसमूह, भारतीयों का हौसला कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन से कई गुना ज़्यादा था, इसलिए वह इस कार्य को अंजाम देने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उस दिन के बारे में सीताराम सेकसरिया जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जो मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रहा हूँ। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता उनके घर जा जाकर समझाता था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई है।
कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगाकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह भोर से ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा लगा। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपनी भी फोटो काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह स्त्रियां अपना जुलूस निकालने के लिए ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना ही चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन भी चाहता था कि वो दूसरा स्वतंत्रता दिवस न मनाने दे और भारतवासी चाहते थे कि वो तो मनाकर ही रहेगा। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर
सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मीच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियां चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली गई। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वो 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में 103 तक आ पहुँचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ बहुत सा काम हो सकता है। प्रस्तुत पाठ हम लोगों ने पढ़ा डायरी का एक पन्ना। मुझे ऐसा लगता है इनके लेखक सीताराम सेकसरिया जी ने बखूबी जिस घटना का साक्षात्कार किया था उसको अपने जीवंत शब्दों से उद्घाटित करके रख दिया और कहीं न कहीं हमारे समाज में व्याप्त उन दिनों की गंभीर समस्याओं को दिखलाया कि ब्रिटिश शासन कितना असंवेदनशील था। आपकी बहुमूल्य राय को जानना चाहता हूँ, इसलिए कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी बहुमूल्य राय को अवश्य दीजिए।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।